नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज महंगाई के विरोध में ई बाइक रैली निकाली है। यह रैली महंगाई के विरोध में कितनी है और राजनीति इसमें कितनी है, यह चर्चा में पता चलेगा। और इसी बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता सर्वेश नाथ त्रिपाठी जी और हमसे जुड़े हुए हैं लाइव चंद्रेश कुमार सिंह जी, कांग्रेस नेता जी। दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले हम कांग्रेस नेता माफ कीजिएगा चंद्रेश कुमार सिंह के पास जाना चाहेंगे और पहला सवाल यह करते हैं उनसे कि आखिर इस ई बाइक रैली में राजनीति कितनी है। नमस्कार जी, आपने अपने मंच पर हमें बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई हम रैली निकालते हैं, जब भी कोई आंदोलन करते हैं, तो उसका उद्देश्य समाज को एक मैसेज देना होता है और वो मैसेज देने में ममता बनर्जी जी पूर्ण रूप से विफल रही। सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में महंगाई को रोकने में और रोजगार देने में पूर्ण रूप से विफल रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम देश विरोधी सरकार के रूप में देखते हैं। लेकिन आपने कहा कि यह रैली ई बाइक रैली, और ई बाइक रैली से यह मैसेज गया कि यदि डीजल और पेट्रोल महंगा है तो आप ई बाइक को यूज करें, और ई बाइक आम बाइक की तुलना में महंगा होता है। जब देश में रोजगार ही नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो लोग ई बाइक खरीदेंगे कैसे। इस प्रकार से ममता बनर्जी ने अप्रत्यक्ष तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का कार्य किया है। ये दोनों सरकारें अपने अपने एजेंडे में असफल हैं और पश्चिम बंगाल की जनता ये पूरी तरह से जान चुकी है और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। चंद्रेश जी, आपने कहा कि जो ये ई बाइक रैली ममता बनर्जी ने निकाली वह बीजेपी के समर्थन में है। जी, हम बीजेपी नेता सर्वेश कुमार त्रिपाठी जी को डिबेट में लाना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या मैं इसलिए कांग्रेस नेता जी 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 चंद्रेश जी, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। अभी आपकी बारी थी, आपने कहा, जो बातें आपने कही उसी का जवाब हम बीजेपी नेता से लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। जी देखिए, पहली बात, कांग्रेस पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं है। वहां लड़ाई बीजेपी और टीएमसी की है। जी, टीएमसी पश्चिम बंगाल को विगत वर्षों से अशांति जी और आतंकवादी माहौल को इस तरह क्रिएट की है कि वहां की जनता परिवर्तन चाहती है और वहां बीजेपी को लाना चाहती है। जी, पहली बात। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी ने वहां परिवर्तन यात्रा निकाला ममता बनर्जी को इस डर से कि कहीं सरकार बीजेपी की न बनने पाए पश्चिम बंगाल में, इसलिए उन्होंने आज बैरकपुर में उस रैली को रोक दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस फैसले के खिलाफ में कोर्ट पहुंचेगी, क्योंकि यह एक प्रकार का जनमत को दबाना है। बंगाल भाजपा आ रही है, कांग्रेस तो कहीं नहीं है। यहां तक कि एनीवे, अभी आपने देखा होगा चंद्रेश जी, दक्षिण भारत में एक बच्ची की सरकार आपकी थी पुडुचेरी की, और आप ये भी देखे होंगे कि बहुमत सिद्ध न करने के कारण वहां के सीएम वी नारायण स्वामी इस्तीफा भी दिए हैं। आप लोगों से विश्वास घटता जा रहा जनता का। क्यों आप लोग बोल रहे हैं सब चीज़? क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब ये, जवाब दीजिए, इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? बात तो सही है। इसका मतलब ये है कि ये राजनीति का एबीसीडी नहीं जानते। इनका जो आदर्श है, इस देश का मुगल काल से इन्होंने इतिहास पढ़ा है। ये सरकार बनाने को ही राजनीति समझते हैं।
और सरकार बनाने के लिए इन प्रकार कोई भी गतिविधि ये कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है, पिछले 6 सालों से भारत की भी स्थिति ठीक नहीं है। भारत में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो पश्चिम बंगाल की जनता भारत की जनता से अलग नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि केंद्र में बैठा हुआ मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। देश के अंदर महंगाई तेजी से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली के साथ साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं ने एक रैली निकाली, मोदी रोजगार दो कैंपेन चल रहे हैं। तो देश के नौजवान, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हो, उत्तर प्रदेश को, वो जानते हैं कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार विफल हो चुकी है तो राज्य में भाजपा की सरकार आने वाली नहीं है और पश्चिम बंगाल की जनता के पास कांग्रेस पार्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक बात चंद्रेश जी, हमारे मन में भी आ रहा है, दूसरी बात इन्होंने कहा कि इनकी रैली रोकी गई। मैं इस बात की निंदा करता हूं। लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपना बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये बताइए, जब हाथरस की घटना पर हाथरस की बेटी के न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जब हाथरस जा रहे थे तो इनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में रोकने का काम क्यों किया? क्या ये लोकतंत्र के साथ थे? दूसरी बात, जब मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त करके विधायकों को इन्होंने गिराने का काम किया, तब इन्होंने ये सोचा कि इस देश के संविधान में आदरणीय राजीव गांधी जी ने एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविजन किया था और इस मध्य प्रदेश की घटना के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या महत्व रह जाएगा? इस प्रकार से इन्होंने संविधान को कुचलने का काम किया है, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है और अडानी अंबानी को जिन संस्थाओं का निर्माण कांग्रेस ने 70 सालों में किया था उसको औड़ी कौड़ी के भाव बेचकर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनवा रहे हैं। ये देश की जनता जान चुकी है और बहुत दिन ये रहने वाली है। राजनीति का ही बखान कर रहे हैं और हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं और महंगाई की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता देश की जनता से अलग नहीं। जो राजनीति की बात है सर, जो राजनीति की बात है पश्चिम बंगाल में, उसमें बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे से फाइट करती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस दिख नहीं रही है। क्या ये आपको सही नहीं लगता, या फिर कपोल कल्पनाओं में जीने की आदत पड़ चुकी है कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं, कहां आपको दिखता है, नहीं है। यही जरा बताइए। राजनीति का उद्देश्य देखिए, चुनाव एक पर्व के रूप में होता है और चुनाव के पर्व में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी विचारधारा को जनता के बीच में लेकर जाएं, उस पर्व को आनंद लें। जनता को जो निर्णय होगा वो हम सबको स्वीकार होगा। अभी की जो स्थिति है वर्तमान में, पश्चिम बंगाल की जनता आजादी के दौरान से ही सबसे बुद्धिमान जनता के रूप में जानी जाती रही है और देश की लड़ाई में भी पश्चिम बंगाल का विशेष योगदान रहा है। उस मातृभूमि को मैं सतत नमन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल के युवा इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो कहीं से उनका हित करने वाली नहीं है। उनके लिए कांग्रेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और इस बार जब मत पेटी में वोट पड़ेगा तो युवा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बटन दबाएंगे और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपका कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी नगण्य है वहां पे, कांग्रेस के मुकाबले जी बीजेपी कहीं नहीं है और बीजेपी जहां है वहां खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बना रही है। ठीक है सर्वेश जी, जब आपने कहा चंद्रेश जी, भाई ये बताइए, मुगलों ने भी साम्राज्य का निर्माण किया था, लेकिन सामाजिक मूल्यों का हत्या करके उन्होंने साम्राज्य बनाया था। ये उन्हीं से सीख लेते हुए सामाजिक और नैतिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या करके सरकार बनाती है। आपने अपनी बात रखी, आप अपनी बात रखी, अब जवाब तो दे लेने दीजिए सर। आपकी बातों से कहीं अलग नहीं जाऊंगा, मैं आपकी बातों पर आऊंगा। अभी आपने कहा है कि ये बीजेपी वाले किन प्रकार सरकार बनाना चाहते हैं। आप बताइए कि 1992 में नरसिम्हा राव सरकार बनी थी, कैसे बनी थी? पहला घटना घटी थी हाथ में कि झामुमो झारखंडी मुक्ति मोर्चा के सांसद खरीदे गए और सरकार को बनाई गई थी। लेकिन वही एनडीए गवर्नमेंट जब आती है 98 में और बहुमत 96 में और सिद्ध न करने के कारण अटल जी सरकार एक ओर से गिर गई, लेकिन अटल जी ऐसा काम नहीं किए। ये हमारी पार्टी है, आदर्श और सिद्धांतों का पालन करती है। आप में वो चीज नहीं था, आपने सांसद लोग खरीदे और खरीद सरकार बनाए थे।
कांग्रेस पार्टी इस तरह की गतिविधियों में कभी विश्वास नहीं करती है और आपका जो ये आरोप है। सुंदरेश जी, एक मिनट सुनिए मेरी बात को, मैं आपकी बात को जवाब में दे रहा हूँ। दूसरी चीज कहा कि ये लोग मुगल कालीन से प्रभावित हैं। आपको याद होगा, मैं आपको सुना हूँ, आप मेरी बात सुनिए। मुगल कालीन भाजपा नहीं विश्वास करती है। 78 घटना है, आपको पता होगा। अरे आप तो मुसोलिनी के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं। आपका आदर्श मुसोलिनी है, आपका आदर्श हिटलर है। मैं सब बताऊंगा। मुसोलिनी के आदर्शों पर चलने वाले लोग क्या बात करेंगे लोकतंत्र की? हिटलर वही है ना। और मध्य प्रदेश में सुनिए, मध्य प्रदेश में आपने जो लोकतंत्र की हत्या की है, मध्य प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या की है, उसको पूरा देश देखा है। आप मेरी बात सुनिए। आप हिटलर काम राहुल गांधी किए थे कि वो बिल जो था लोकपाल बिल, वो मनमोहन सिंह हाथ लेकर फाड़ दिए थे। उतना में हिटलर भारत में कोई नहीं हो सकता है कि जो पीएम के हाथों से छीन करके लोकपाल बिल को फाड़ कर फेंक दिया था। वो पहला काम हिटलर किए थे। दूसरी बात, आप मैं मुगल काल पर आ रहा हूँ, जो आप कहेंगे मुगल काल की। 78 में शाहबानो प्रकरण, उसके पति मोहम्मद खान ने उसको तलाक दे दिया। वो कहां गई? 7 साल तक प्रशासनिक से लेकर कोर्ट के दरवाजे तक चक्कर काटी। मैं कहा ना, इनके पास कोई शब्द नहीं है। इनके पास चार ही चीज है। मैं वही पाकिस्तान पर बात करेंगे, पाकिस्तान पर बात करेंगे, मुसलमान पर बात करेंगे। बातें तर्क संगत हैं, जब आपको सुनना पड़ेगा। आप बोले, मैं सुना नहीं बोला। तर्क संगत है, बातें तर्क संगत हैं, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। रात के अंधियारे में के साथ बैठकर चाय पीते हैं, मौका मिलेगा। सुबह जनता करते हैं। आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। बातों से कट रहे हैं चंद्रेश जी। 7 आप विषय पर बात करिए, विषय पर बात करिए। फिर क्या मतलब है? आपके पास पाकिस्तान और मुसलमान के अलावा कोई बात है? आप बात करिए महंगाई पर, आप बात करिए पेट्रोल डीजलों की कीमतों को बढ़ने पर, आप बात करिए रोजगार पर। मैंने मुगल काल की राजनीतिक व्यवस्था से सीख लेने की बात कही। हमने हिंदू मुसलमान करने की बात नहीं की। मुसलमान पे बात करती है चंद्रेश जी। आप कह रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? आप महंगाई पर बात करिए, बेरोजगारी पर बात करिए। इस देश में महंगाई और बेरोजगारी होता है। जवाब दीजिए। वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। जी जवाब दीजिए। इसी पर मैं बता रहा हूँ जी जी। सामानों के नहीं, महंगाई और बेरोजगारी का इस मुद्दे से क्या संबंध है? जरा ये बताइए तो। महंगाई और बेरोजगारी का इस मुद्दे से क्या संबंध है बताइए। आप इस देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल कर सुरक्षा का स्वाद चख रहे हैं। एक के बाद एक सुनिए मेरी बात को, मेरी बात सुनिए। मैं सुना रहा हूँ बात को। चंद्रेश बोल रहा हूँ मैं। एक के बाद एक सुनाइए। आपको सुनना ही पड़ेगा। चंद्रेश जी, आप सुनने की क्षमता है तो सुनिए मेरी बात को आप, और ना तो बात के बारे में। हाँ बोलिए सर्वेश जी बोलिए। सुन रहे हैं चंद्रेश जी, सुन रहे हैं। 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के पक्ष में फैसला दिया कि वो चाहे किसी भी धर्म की महिला हो, यदि उसका पति तलाक देता है तो उसके बच्चों को और उसकी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए वह बाध्य होगा। हालांकि ऐसा इस्लाम में भी, कुरान में भी ऐसा है कि वह देगा यदि पति मोहताज ना हो तो। मेरी बात सुनिएगा। लेकिन जब आईपीसी की धारा 125 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया, उसके बाद तत्कालीन 2 मुसलमान नेता, बोलूँ अब आप कहना क्या चाहते हैं? एमजे अकबर सर्वेश जी। हाँ, एमजे अकबर जी और सैयद साहबुद्दीन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को स्थापना करके सरकार को धमकी दिया कि यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो हम पूरे देश में दंगा करेंगे। और राजीव गांधी की सरकार इस फैसले से पलट गई। 92 में साहबानों की मृत्यु हो गई। 27 साल बाद आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक हैं, उन्होंने इस महिलाओं को दर्द को समझा और ट्रिपल तलाक ला करके ये सिद्ध किया कि ऐसा की बातों में दम है। बहुत एक मिनट, बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ। एक मिनट सर्वेश जी की बातों में दम है, जवाब दीजिए। मैं इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। इस देश का एक मिनट रुकिए। इस देश का सुनिए, आप साहबानों के न्याय के लिए आपने अपनी वचनबद्धता दोहराई, मैं आपके साथ हूँ 1 मिनट के लिए। लेकिन मोदी जी ने भी अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए उसे छोड़ दिया और उस महिला को आज तक पत्नी का अधिकार नहीं मिला। उस महिला को न्याय दिलाने के लिए आप क्या करेंगे?
आपको शहबानों का न्याय दिखता है, लेकिन आनंदीबेन का न्याय आपको नहीं दिखता है। हिंदुओं के घरों में भी, दुनिया के अंदर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, हमेशा ये नहीं है। महिलाओं का यदि हक कहीं भी प्रभावित हो रहा है तो उसके लिए आवाज बुलंद करना चाहिए। और जो सुधाबेन पटेल की पत्नी नाम आप आनंदीबेन पटेल को अपने सब हाँ, उसको अधिकार देते हैं, उसको अधिकार देते हैं। पत्नी को सम्मान दिए हैं। क्या उनको अधिकार है बिना पत्नी को तलाक दिए छोड़ देने का? कह सकते हैं। क्या बात करते हैं आप? पता है, क्या बात करते हैं आप? जवान का फिसलना हो सकता है। नाम ठीक है, जवान का फिसलना हो सकता है। दूसरी चीज, आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो भगवान राम ने 13 साल तक देश की रक्षा यशोदाबेन, मैं क्षमा चाहता हूँ, नाम जवान फिसल गया, मैं वापस लेता हूँ उसको। आप चंद्रे से देखिए, आप लोग कांग्रेसों को मैं जानता हूँ सब लोग क्या करते हैं लोग, ठीक ना? अरे हम भी भाजपाइयों को जानते हैं, हम कहाँ नहीं जानते। गुरुजी जरा विषय पर लाया जाए। महंगाई का विषय है, महंगाई का विषय है, रोजगार का मुद्दा है चुनाव में, जरा विषय पर लाया जाए। व्यक्तिगत जीवन में आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है आप लोगों को। महंगाई का मुद्दा है और महंगाई पे डिबेट होनी चाहिए। हम दोनों पैनलिस्ट से ये आग्रह करते हैं कि महंगाई के मुद्दे पे डिबेट हो। जी, हम सर्वेश जी से प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या आपको नहीं लगता है कि इस समय वास्तव में भारत में महंगाई चरम पे है? सर्वेश जी। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि महंगाई चरम पर है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आम जनता सरकार के पक्ष में है कि जो मोदी जी कर रहे हो ठीक कर रहे हैं। ये कौन सी बात हो गई? नहीं, ये कौन सी बात? और नहीं, ये कौन सी बात? हाँ, बता रहा हूँ। ये तर्क है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अजीब बात है। मैं बता रहा हूँ, समझाइए। आपने कोरोना महामारी देश में आई जी, इसका बजट सरकार के पास नहीं था, और चूंकि एक अदृश्य शत्रु था कोरोना, जो बिना बताए भारत में आया। जी नहीं, एक मिनट, कोरोना ने, एक मिनट सर, कोरोना बिना बताए नहीं आया है। चंद्र जी, इनको कह लेने दीजिए। कहिए इनको कह लेने दीजिए। जी, 8 माह तक जी 80 करोड़ परिवार को जी भारत के प्रधान सेवक ने निःशुल्क राशन वितरण किया है। जी जी, नौजवान, किसान, दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित, जो भी कुछ है, जनधन के माध्यम से, श्रमधन के माध्यम से, सबके डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते में पैसा तो ने काम किया। जी, उनका एक वाक्य था नहीं किया मोदी का कि जान है महंगाई बढ़ाएंगे। बता, इसका मतलब महंगाई बढ़ाएंगे, उस समय बेरोजगारी, उस समय बेरोजगारी है, उस समय बेरोजगारी। आप टैक्स बढ़ाएंगे, आप टैक्स बढ़ाएंगे तो महंगाई नहीं आएगी। सीधी बात। पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाएंगे तो महंगाई नहीं आएगी। जी, जब आप कुछ कहना चाहते हैं? इन्होंने कहा कि 8 महीने फ्री राशन दिए, इन्होंने दिए, प्रधानमंत्री ने अपने घर से दिया, कांग्रेस पार्टी ने एफसीआई के अंदर इतना भंडारण पहले से करने की व्यवस्था की थी कि 10 साल अकाल पड़े भी तो देश के लोग भूखों नहीं मरेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना थी। अब समझिए दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में कोरोना आया कैसे। जब चीन में कोरोना पसर रहा था, अमेरिका में कोरोना पसर रहा था, तो देश में आप नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम चला रहे थे, कोरोना वहां से आया। जब चीन में कोरोना फैल रहा था तो प्रधानमंत्री सोए हुए थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? मध्य प्रदेश की सीमा को बनाई जा रही थी, आप सीधे कह सकते हैं। और हाँ, मध्य प्रदेश में उस वक्त आप सरकार बना रहे थे। और सबसे दुख की तो बात यह है कि कोरोना काल में आप बिहार में डिजिटल रैली चला रहे थे, डिजिटल रैली कर रहे थे, कहीं भी आपका ध्यान कोरोना पर, कहीं भी कोरोना पर आपको ध्यान नहीं था। और एक बात सबसे पहले देखिए कि यदि चलिए कोरोना आ गया, आपने अचानक से एक दिन टीवी पर आते हो, कहते हैं 21 दिन का लॉकडाउन। क्या आपने सोचा कि इस देश में जो दिहाड़ी के मजदूर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, सूरत, मद्रास में सड़कों पर रात को सोते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, जो डेली कमाते हैं, खाते हैं, और वो यूपी, बिहार और दूसरे प्रांत से हैं, वो 21 दिन कैसे रहेंगे? और फिर 21 दिन बाद आते हैं और आप लॉकडाउन लगा देते हैं। तो पूरे कोरोना के प्रबंधन में आपकी सरकार पूरे कोरोना के प्रबंधन में पूर्ण रूप से असफल रही, और कोरोना के नाम पर इस देश में बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसका उपयोग आपने मध्य प्रदेश में किया, जिसका उपयोग यूपी उपचुनाव में किया, जिसका उपयोग आपने बिहार चुनाव में किया, और देश की जनता जान चुकी है।
जवाब सर्वेश दी देंगे। जी बोलिए आप ना। जी आप बताइए। पहली बात की मैं भी बताया हूं कि कोरोना एक अदृश्य शत्रु था और अचानक के देश में ऐसा संकट अचानक नहीं आया, लाया गया। मोदी सरकार की कुप्रबंधन के वजह से कोरोना का आगमन भारत में हुआ। जैसे भी आई, अरे आप सुनने की भी तो हिम्मत रखिए चंद्रेश जी, जैसे भी आई ठीक। हाँ आप आगे बताइए। कोरोना काल का कोई बजट नहीं था, लेकिन ऐन मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने स्फूर्ति से लॉकडाउन की बात करते हैं। मैंने कहा भी ना कि प्रधानमंत्री का नारा था कि जान है तो जहान है। और दूसरा चीज पहले मैं नहीं, हम कोरोना और लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं मैं बता रहा हूं, महंगाई की बात कर रहे हैं। नहीं बता रहा हूं पीएम केयर फंड का, एक मिनट, आप पीएम केयर फंड का हिसाब दे दीजिए कि कितना पैसा पीएम केयर फंड में आया है और कहां-कहां आपने उपयोग किया है। बात कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा ना। हम महंगाई पे बात कर रहे हैं। अगर कोरोना आया और उसमें सरकार ने खर्च किए पैसे, तो क्या इस वक्त वो टैक्स से वसूले जाएंगे खजाना भरने के लिए? क्या आपको यह लगता है कि सरकार उस समय कमाई नहीं कर पाई और हमारी जो जनता है वो कमाई कर रही थी? उस समय जनता तो भूखों मर रही थी। आज उसकी स्थिति सुधारनी है और आप पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा करके उसे कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भूखों से मैं ब्लड खींच रहे हैं, उनके नसों से ब्लड खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए। ये मेरा सवाल है, आप जवाब दीजिए। ये मेरा सवाल है। चंद्रेश जी आप थोड़ी देर के लिए सुनिए, मैं जवाब चाहता हूं। जी सर्वेश जी जवाब दीजिए। महंगाई कहीं नहीं बढ़ रही है। जी पहली बात, महंगाई कहीं बढ़ी, महंगाई पेट्रोल कई जगह 100 रुपए के पार चला गया है। आप इसे क्या कहेंगे सर्वेश जी? सर्वेश जी महंगाई कहीं नहीं है, ये केवल कांग्रेसी दिमाग में केवल महंगाई है, बाकी देश में कहीं महंगाई नहीं है। और सुनिए, ये मानसिक दिवालियापन के शिकार है क्या? ये भाजपा के लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं क्या? इसको कल परसों से तेलों के दाम में कुछ हम ये मानसिक दिवाली, यही तो है। 10 पैसे कटौती होगी। आप मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत 2011-12 जब था, उस समय 60 या 67 रुपए, $67 प्रति बैरल था। आज नहीं, अधिक था। माफ कीजिएगा, आज $67 प्रति बैरल है और उस समय $112 प्रति बैरल था। उस समय और आज के समय के तेल का मूल्य का आकलन कर लीजिए और हमें बताइए कि आखिर ये महंगाई नहीं तो और क्या है? मैं बता रहा हूँ जी। आप देखिएगा, कांग्रेस के गवर्नमेंट जब जा रही थी जी, 71 रुपए तेल बिका था पेट्रोल। आप ये भी देख लीजिएगा जी, क्या ऐसी मजबूरी थी कांग्रेस की कितना हाईएस्ट रेट ले जाने के लिए? आज तो देश में महामारी आई हुई है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल। ये मानसिक, ये मैं बता रहा हूँ, ये मानसिक दिवालिया, इनका जो कहना है, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। इन्हें अर्थव्यवस्था का ABCD कोई ज्ञान नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के समय जो तेल की कीमतें बढ़ती थी वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे डिपेंड करता था। तेल की जो कीमतें बढ़ती हैं उसके 2 तरीके होते हैं, एक सीमांत उत्पादकता के हिसाब से और दूसरा डिमांड के हिसाब से। कोरोना काल में तेल के मांग में भारी गिरावट आने के कारण तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई है, तो स्वाभाविक है कि उसको देशों में भी तेल की कीमतों में गिरावट होना चाहिए। नेपाल में तेल की कीमत कम है, भूटान में कम है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में कम है। भारत में क्या है? क्या कोरोना से सिर्फ भारत प्रभावित रहा है? लगातार तेल की कीमतों में ये इजाफा कर रहे हैं। इसका मतलब अब जितना पेट्रोल की कीमत है उतना तो ये जो है एक तरीके से देखे तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो घाटे में है, ये तेल की कीमतों को सुनिए, ये हमारे समय में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय करता था तेल की कीमतें। इस समय सरकार तय कर रही है तेल की कीमतें, और तेल की कीमतों को बढ़ाकर सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास कर रही है। क्या इस देश की अर्थव्यवस्था पेट्रोल और तेल की कीमतों पर आधारित होगा? दूसरी बात, आपने कहा महंगाई को कम करने के लिए, रोजगार को उत्पन्न करने के लिए, मैं एक इकोनॉमिक फार्मूला इनको बताता हूं आपके मत से। सरकार आज ही ये फैसला ले ले कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में
और इस तरह के जो एक्साइज ड्यूटी जो उत्पाद पे लगा रहे हैं उसमें ये गिरावट कर देंगे, कमी ला देंगे, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी। कम होने से मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होने से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोडक्शन होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से इकोनॉमिक फ्लो जो है बिल्कुल स्मूथली सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ जाएगा। इतना सा छोटा अर्थशास्त्र है, इनकी सरकार को नहीं आता। इनकी सरकार को तो कीमतें इसलिए बढ़ानी है ताकि वो दूसरे प्रांतों में चुनाव लड़ सके, भाजपा विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का कार्यालय बनवा सके, और अब तो इन्होंने सरदार पटेल के स्टेडियम के अपने नाम से कराकर सरदार पटेल की अस्मिता पर भी प्रश्न खड़ा करने का काम किया है। अब ये सरदार पटेल से भी ऊपर हो गए हैं। तो ये दक्षिण पंथी मूल्यहीन है, इनके पास कोई जानकारी है ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ है ही नहीं है। ये बात करेंगे तुरंत, हम बात करें पेट्रोल डीजल पर, ये चले जाएंगे साबानों पर, यहाँ पर चले जाएंगे, वहां पर चले जाएंगे, पाकिस्तान पर चले जाएंगे, मुसलमान पर चले जाएंगे। इनके राजनीति का मैंने कहा कि आप मुगल साल से सीख लीजिए कि मुगल काल में, सुने पहले बात सुनिए तो पहले, आप किससे बात कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहे हैं, सुनिए पहले। मैंने मुगल काल का जो उदाहरण दिया कि हमारे इतिहास में, सुनिए, मुगल शासन काल में हमने एक चीज देखा, इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं, साम्राज्य बहुत बड़ा बना लेकिन समाज का निर्माण नहीं कर पाए। उस शासन व्यवस्था ने समाज को नैतिक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा नहीं दे पाई, इसलिए आज मुगल शासक हमारे भावनाओं से बाहर है। उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया लेकिन सामाजिक मूल्यों की हत्या करके साम्राज्य का निर्माण किया, इसलिए इतिहास में हम उनका नाम गर्व से नहीं लेते। लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए नैतिक और मानवीय मूल्यों पर चलते हुए आने वाली पीढ़ी को नैतिकता का सीख दिया, इसलिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे हृदय में निवास करते हैं। और इनका आदर्श कौन है मालूम है? इनका आदर्श कौन है? इनका आदर्श वीर सावरकर है, जो अंग्रेजों का एजेंट था, जो जेल में बैठकर माफीनामा लिख रहा था, जिसका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। मैं महापुरुषों का, अरे अपमान तो आपने सरदार पटेल का कर दिया, अरे अपमान तो आपने सरदार पटेल का कर दिया। आपने सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम हटाकर आपने मोदी स्टेडियम रख दिया, अपमान तो आपने सरदार पटेल का कर दिया। अब आप क्या बात करेंगे? अब आप क्या बात करेंगे? करने के लिए है क्या आपके पास? और सुनिए, आप बात करते हैं हमारी सरकार सजी आजादी के बाद देश की पहली सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने। पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विपक्षी विचारधाराओं को अपने मंत्रिमंडल में जगह। ये नैतिकता इनके अंदर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी विचारधाराओं को फलने और फूलने का हर अवसर दिया। और ये क्या करते हैं? पश्चिम बंगाल में रैली भाजपा की रुक गई, अरे ममता बनर्जी गलत है, मैं भी कह रहा हूँ गलत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जब राहुल गांधी जा रहे थे तो तुमने किस नैतिकता से वो रैली रोकने का काम किया था? ये नैतिकता है आपकी? अब क्या बात करेंगे? अरे सुनिए, आपकी एक टीम पहुंची थी ना लाल किला पर 26 जनवरी को, आपने देखा है ना? हाँ, हम बता रहे हैं, नाम ले रहे हैं। हाँ, हम बता रहे हैं। ये नहीं पता, आइए बोल रहे हैं बस, आप ये नहीं पता है कि वहां पर, अरे हम बोल नहीं रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, सुनिए आप ध्यान से। वो गांधी का अपमान था, वो भगत सिंह का अपमान था, सबका अपमान था। बिल्कुल बिल्कुल। लाल किले पर सुनिए, मैं भी मानता हूँ, सुनिए मैं भी मानता हूँ, इस देश में कोई भी, सुनिए सुन लीजिए, आप विषय पर ठीक आ गए हैं, ठीक जगह पर आप आ गए हैं, बहुत बढ़िया। सुनिए आप, इस देश में कोई भी सुन लीजिए पहले सर, आप हो गया लाल किले पर झंडा फहरा, अपमान हुआ, हो तो गया। अब सुन लीजिए ना, आपकी बात हो गई, हम भी मानते हैं। सुनिए कि इस देश में कोई भी ऐसी राजनीतिक या गैर राजनीतिक आंदोलन होता है जिसमें राष्ट्रीय संपदा को क्षति पहुंचाया जाता है या राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो मैं इसकी कड़ू आलोचना करता हूँ, जितना आलोचना हो सकती मैं करता हूँ। राइट, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में कृषि विधेयक को लेकर हमारे देश के किसान पिछले 2-3 महीने 200 से अधिक किसानों की, एक मिनट सुन लीजिए, 200 से एक सेकंड के लिए, एक सेकंड दे दीजिए,
200 से अधिक किसान की जान जा चुकी है, प्रधानमंत्री मौन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कुछ उपद्रवी जो राजनीतिक, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे, वो जाकर दिल्ली में लाल किले पर पहुंच जाते हैं। सरकार 26 जनवरी को लाल किले की हिफाजत करने में असमर्थ कैसे हो गई? चीन से आप सीमा की हिफाजत कर नहीं पा रहे हैं और सरकार 26 जनवरी के पर्व पर लाल किले की हिफाजत करने में असमर्थ हो गई। वो उपद्रवी लाल किले के अंदर कैसे चले गए? उनकी सीबीआई जांच कराकर उपद्रवियों को जेल में डालने का काम करिए। और जब मामला आगे बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसमें सामने आया। से कहीं भटक रहे हैं, बोलिए क्या और बोलना है? बिल्कुल, हम अंत में आपसे चाहते हैं, आइए महंगाई बेरोजगारी देवेंद्र जी, मैं इनको बता दे रहा हूँ, जो अभी आपको कहा रोजगार पर बात करिए, रोजगार पर बात करिए। मुद्दा नहीं है, अभी आपने जो बात महंगाई मुद्दा है। अभी आपने जो चलिए महंगाई पर बात करिए। महंगाई मुद्दा है, एक मिनट, महंगाई मुद्दा है। और मैं चंद्रेश जी, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर महंगाई रोकने के लिए सरकार को इस समय तात्कालीन परिस्थितियों में कौन से उपाय करने चाहिए? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक आर्थिक सिद्धांत है, जॉर्ज मेनार्ड केन्स की पुस्तक है जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड वेजेस। यही सिचुएशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में आया था, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से धाराशायी हो गई। ऐसे परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि वो तुरंत जितना जल्दी हो सके एक्साइज ड्यूटी या इस तरह के इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उनको तुरंत रिड्यूस करे। जैसे ही टैक्स रिड्यूस होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन आगे बढ़ जाएंगे और प्रोडक्शन स्टार्ट होते ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगेंगे और अर्थव्यवस्था अपने सीधे लाइन पर आ जाएगी। जबकि ये सरकार, चूंकि अर्थशास्त्र का ज्ञान न होने के कारण, यह सरकार लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूल कर अपना राजकोष भरने का काम कर रही है। ये सरकार की मूर्खता है। इस सरकार को यदि मैं कोई उपमा दूं तो मैं कहूंगा ये लाल बुझक्कड़ की सरकार है। एक लाल बुझक्कड़ थे, गांव से हाथी गुजरी। लाल बुझक्कड़ से लोगों ने पूछा क्या गुजरा, क्या गुजरा, क्या गुजरा? तो लाल बुझक्कड़ कहे, लाल बुझक्कड़ बूझ गए और कोई और बुझा न कोई, पैर में ओखर बांध कर हिरना कूदा हो। तो वो हाथी के पैर को हिरन समझ रहे थे। ये प्रधानमंत्री है। इसी तरीके से एक बार भैंस की जो है सर जो है नाद में फंस गई। लोगों ने कहा कैसे निकलेगा, लाल बुझक्कड़ को बुलाओ। लाल बुझक्कड़ ने कहा कि भैंस का गला काट दो, भैंस नाद निकल जाएगा। लोगों ने भैंस का गला काट दिया, फिर पूछा अब कैसे निकलेगा, तो कहा उन्होंने नाद को फोड़ दो। इनको अर्थशास्त्र आती नहीं। जनता से जितना टैक्स वसूलेंगे उतनी महंगाई बढ़ेगी, उतनी महंगाई बढ़ेगी तो उतनी उत्पादन मांग में कमी आएगी, मांग में कमी आएगी तो बेरोजगारी उतनी तेजी से बढ़ेगी। ये अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाली नीति पर चल रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। एबीसीडी अर्थशास्त्र तो आती नहीं है। अरे पढ़ लिया करो यार, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लिया करो। अंत में सर्वेश जी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? ऐसे ही सुधरेगी। चंद्रेश जी आपने बोल दिया ना जी, महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई कैसे कम होगी? इन लोगों को चीज पता नहीं है, इन लोगों को जानता नहीं है जी। किताबी जानते, अर्थशास्त्र नहीं जानते। सीधे कहा चंद्रेश जी ने, आप अर्थशास्त्र नहीं जानते। ये सब नहीं कहना चाहिए, ये सब आप अभी तो राहुल गांधी। अरे क्यों नहीं कहना चाहिए? आपको नहीं आता तो क्यों नहीं कहेंगे आपको नहीं आता? आप पढ़िए। आप हाई स्कूल पास को शिक्षा मंत्री बना देते हैं। आप वैसे ही हताशा शिकार बन गए हो आप लोग, जो भी मन में। अरे हम कहीं हताशा के शिकार नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। कहीं वो दिख रहा है, हताश कौन है वो दिख रहा है, वो दिखने लगा है। हताशा किसके पास है? हमारे पास तो विजन है। ये बताइए, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैंने आपके पास एक मॉडल रख दिया, आपका मंत्री एक मॉडल रख दे। आपको बोलने बीमारी हो गई आपको? सुनने में आपके हालत है आपने? नहीं, हमको सुनाइए हम उत्तर प्रदेश से लेकर के असम, मेघालय होते हुए जितने भी प्रदेश में केवल राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड छोड़ हमारी सरकार है मध्य भारत में। आप नहीं आए, इसका मतलब आप जो समझ में आएगा वो करेंगे। क्या करेंगे? सरकार है ये देखिए, ये दम देखिए, हमारी सरकार है, हम जो समझ में आएगा करेंगे, ये दम है। यहाँ बात हो रही है महंगाई की, ये करें हमारी सरकार है। महंगाई है और सरकार है में क्या संबंध है? सुनिए मेरी बात को।
आप सुने, सरकार जनता की विश्वास अरे आप है। लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं, अपना इलाज कराइए आप लोग इसीलिए जाकर तो भाजपा वाले। आप लोग मानसिक से इतना आप लोग खराब हो चुके हैं कि जनता आपको जवाब दे रही है, हर स्टेट अरे जवाब दे रही है। जनता फिर भी आप जनता इस उसको टीवी आप पर लोग डिबेट को अपनी देख बात- रही आप है, लोग- उसे मालूम हो यही जाएगा आप लोग किसके हैं। पास विजन है जनता- और किसके पास जनता- फर्जी ज्ञान है। हाँ, फर्जी क्या? अरे 27 साल 20 साल नारा था ना राहुल गांधी का यूपी में, क्या था सब आप लोग का यूपी में? शर्म करिए आप हाँ। लोग। जनता के सामने अरे आप लोग जाते 6 हैं। साल में जनता 6 साल सुनिए में मेरी बेच बात डाल, 6 साल में 27 सब साल बेच में दिया, नारा था 17 बेच में। बात के सब चल राहुल गांधी देंगे, का। बेच बात के खटिया चल बिछाए देंगे, दिए, खटिया, अरे बेच बात के चल खटिया देंगे। बिछाए, खाड़ पंचायत किए, हाँ, लेकिन खाड़ मिला क्या? निराशा, हाँ। हताशा। हाथ टूट गई। राहुल कहीं ना हम निराश हैं, सुनिए कहीं हम ना निराश निराश हैं। हैं, अरे आप कहीं ना निराश हम नहीं हताश होंगे। हैं। अब तो से बोलना आज है आप से लोगों को। मात्र सुनिए, आज से मात्र 6 साल पहले हमारी केंद्र में सरकार हुआ करती भला थी, हो, ज्यादा भला समय हो, नहीं बीता है। भला हो आपके और नेता अगली राहुल बार गांधी सुनिए का। 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे अरे वाह, और लाल देश किला भक्त पर है ना। लाल किला पर तिरंगा वो झंडा देश- फहरा के अरे, भारत अरे, को फिर से एक नई दशा और दिशा देने का काम करेंगे और उसके लिए दस कांग्रेस दे का चुके एक एक ना, सिपाही 10 दे चुके, दिल और 10 जान दे देकर चुके। लग चुका है। अरे और क्या सुनिए, देंगे? क्या हमने देंगे? आपकी जमीन मैं- हमने मैं- आपकी जमीन क्या ऐसे चंद्रेश? खो मैं देंगे, सुनिए मेरी ऐसे बात को। खो देंगे कि फिर आप दोबारा नहीं आएंगे। देश संभालेंगे राहुल गांधी। आप भी मैं अजीब बात देवेंद्र जी करते से हैं। मैं एक सवाल आपसे मालूम करना चाहता हूँ। देवेंद्र जी, आप अभी तक मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, हाँ हाँ है ना? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलिए। आपके एक मिनिस्टर थे आपके 2009 से 14 तक जी यूपीए गवर्नमेंट। अपनी मिनिस्टर की बात करिए, आप आपके मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात को। आरपीएन सिंह मिनिस्टर हाँ थे। सुन रहे हैं, आपकी बात को और सुन रहे हैं। सुनिए, आरपीएन सिंह की कोई एक उपलब्धि पूर्वांचल बता दीजिए बस आप हमको। एक उपलब्धि, विकास की बात करते हैं आप, एक उपलब्धि बताइए। जितने आरपीएन सिंह की। जितने और ये मैं बताता हाईवे हूं कि जो- जितने हाँ। हाईवे डिजाइन हुए हैं पूर्वांचल में और पूर्वांचल हाँ। को भारत के दूसरे मतलब क्षेत्र क्या- से जोड़ रहे हैं, वो एक बार पढ़िए। से महंगाई कम हो जाएगी। नहीं, नहीं, बात है। एक दूसरे पे बात हो रही है महंगाई की, मैं चले गए बता- कहाँ पे? देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, बात हो रही है महंगाई की, विकास ये की चले बात गए कर रहा हूं। कहाँ? जी। नहीं, बात हो रही है महंगाई की और चले गए महंगाई उपलब्धि का पर, एहसास होता यही जा का रहा विषय है। है। आपके जो मिनिस्टर थे, बात महंगाई पर करिए होता जा रहा है सर, ना। महंगाई मैं पर बता बोलिए, रहा हूं, मैं बता रहा हूं। कम करने ये के डिबेट लिए महंगाई बताइए। के लिए है, महंगाई पर बोलिए। चंद्रेश जी, डिबेट महंगाई पर है, मैं महंगाई बता पर रहा हूं। बोलिए, महंगाई पर। आप जान गए मैं क्या बोलने वाला हूँ, फिर आप नहीं बोलने देंगे। चंद्रेश जी जरा नहीं नहीं, आप महंगाई पर बोलिए ना, कैसे कम आप होगी बोलिए चंद्रेश महंगाई जी को बताने दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं जी, सरकार को सुझाएंगे। जी, बीजेपी ने मैं अपनी बात करके उस पर मैं आऊंगा। जी जी आइए। 14 में सरकार बनती है, एनडीए गवर्नमेंट की बनती है, जी और 14 में सरकार, आप अभी बहुत मैं बहुत जानता हूँ। जी गोरखपुर का एफसीआई कब बंद हुआ, आप बताइए जरा, तो बताइए आप। जी गीता प्रेस कब बंद हुआ? गीता नहीं। प्रेस कब बंद हुआ? तो क्या गीता प्रेस कब बंद अरे हुआ? गीता प्रेस विकास का मुद्दा नहीं है भाई। आप हाँ नहीं तो विकास क्या की बात लो, कर रहे हो। गीता प्रेस विकास का मुद्दा नहीं है, नहीं मैं बता रहा हूं, गीता पहले- प्रेस पहले विकास तो का मैं बता मुद्दा रहा हूं। नहीं है। FCI आप ही बताइए ना, गीता प्रेस अरे को भाई, आपने, आपका गीता- मुद्दा है ना, आपका धार्मिक मुद्दा है ना, महंगाई का मुद्दा है। सुनिए सुनिए सर, सुनिए महंगाई की बात हम करिए। दोनों एफसीआई नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। दोनों से कह रहे हैं। 19 ये- देवेंद्र जी। जी 1990 में एफसीआई बंद हुआ था। जी। किसी सरकार ने किसान चिंता नहीं सर, किया था, सर, लेकिन सर, एफसीआई को 2016 में नरेंद्र मोदी ने सर उसका महंगाई चलाने का का मुद्दा। किया। महंगाई इतनी गोरखपुर एम्स दिया, देवरिया मेडिकल कॉलेज दिया, ये हमारी सरकार थी। और आपका जो मिनिस्टर थे, ओएनजीपी मिनिस्टर भी थे देवरिया में। सुनिए, सुनिए देवरिया में इन्होंने मेडिकल कॉलेज ना, देवरिया में पूरे देश की बात करिए, पूरे देश ये महंगाई देश की बात है। है। नहीं, नहीं, जिस आप कॉलेज बताइए, को, आप एक बताइए मिनट, कि जिस पूरे कॉलेज देश को में इन्होंने महंगाई मेडिकल है। कॉलेज का हर दर्जा जगह दिया, मैं बता रहा हूं उस ना, हॉस्पिटल को बनाया कौन मैं था? बता रहा हाँ हूं। बताइए बताइए। क्यों नहीं, पेट्रोल देवरिया का महंगा हो गया, हॉस्पिटल डीजल कौन बनाया महंगा था? हो गया, क्यों हो गया? पेट्रोल, मैं बता रहा हूँ, अब आप पेट्रोल बताइए। इसलिए महंगा हो गया है जी। क्योंकि विदेशी जी जो खान है, जी कंपनी है, जी जी उसमें क्रूड ऑयल। तेलों में कटौती की है। जी आप इसको पढ़िए, आप इसको जी। तेलों में कटौती की है। और मूल्य और नहीं बता रहा हूँ, उत्पादन जी। कम आने के कारण भाई तब तो 50 अंतर्राष्ट्रीय मार्केट नहीं, तब तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रति बैरल दाम जो है अधिक हो जाना मैं चाहिए। बता रहा हूँ हाँ, जी। हाँ, हो जाएगा। उसका 85% आज के जी। आज के डेट में, आज के डेट में, सुन आज के डेट में यार, सुनिए 85% आंकड़े सुनिए, ध्यान से सुनिए। जी 85% डीजल और पेट्रोल जी फॉरेन से इंपोर्ट होता है। जी पता है आपको ना? जी बोलिए, हाँ नाम बोलिए, कहाँ बोल नहीं रहे हैं आप?
आप ये पहले हम बोल कह रहे हैं, लीजिए, तब पता हम बोलेंगे। सुन रहे आप हैं, पहले हमें कह मालूम लीजिए। है पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे निर्धारित होती है, हमें मालूम है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, मैं दे रहा हूँ आपको। 80 से 85% तक जी। डीजल पेट्रोल इंपोर्ट वो फॉरेन से होती है जी और उसकी कीमतों का निर्धारण भी जी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय करती है। जी इस समय कोरोना को लेकर के जी जो जिसमें दुबई क्रूड हाँ, ऑयल है, सब हाँ, तमाम हाँ, जो ना हाँ, 4-5 कैटेगरी जी, की जी, होती है, जी, जी। उसमें जो है कि वो उत्पादन में कमी होने के कारण जी कई कंपनियां तेल को नहीं बेच पा रही हैं। नहीं जिससे- बेच पा रही जिससे- हैं। मैं जिससे बता तेल रहा हूँ, महंगा- मैं बता रहा हूँ, तेल- मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये जो कह रहे अंतर्राष्ट्रीय हैं, मार्केट में तेल महंगा हो सुनिए। जाना चाहिए आपके हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल महंगा हो जाना चाहिए, यही कहना चाहते हैं ना? नहीं लेकिन आप उठा के देखिए तो अपने जो जो कोरोना राष्ट्र देश है, अब बताइए आप देखिए क्या आप कोरोना सही से- कह रहे हैं, हमें नहीं लग रहा आपको सही जानकारी सुनिए, है। समझिए बात को, सुनिए हम बता रहे चंद्रेश जी क्या सही है? हैं। तेल की 2017 से पहले तेल की कीमतों का निर्धारण भारत में सरकार करती थी। 2017 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये निर्धारित किया कि तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां करेंगी, एक बात। जी दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल की कीमतों का निर्धारण होता है, जैसे कि जो इनका ऑयल कॉर्पोरेशन जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, वो तेल की ओपेक, कीमतों का ओपेक, निर्धारण ओपेक। करते हैं। ओपेक, अब वो ओपेक प्लस रशिया हो गया है, ओपेक प्लस रशिया है ना, अब तेल की कीमतों का निर्धारण कर रहे हैं। अब देखिए, जब कोरोना काल में तेल की मांग में भारी गिरावट आई तो स्वाभाविक है कि उनको अपने उत्पादन को कम करना ही पड़ेगा। स्वाभाविक है, उत्पादन कम करने पड़ेंगे, जब मांग ही नहीं है तो उत्पादन क्यों करेंगे। तो वो उस परिप्रेक्ष्य में उत्पादन कम किए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब तेल की कीमतों का इजाफा नहीं हुआ है तो भारत में तेल की कीमतों में गिरावट आने चाहिए। सिंपल सी बात है। जब गिरावट नहीं आने का कारण है कि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी उतना ले रहे हैं जितना तेल पेट्रोल की कीमत है, तो स्वाभाविक है कि ये अपने पेट्रोल की कीमतों से भारत की अर्थव्यवस्था चलाना चाहते हैं। कोरोना काल में सब बंद कर दिए और दारू का दुकान इन्होंने खुलवा दिया। अब दारू से जो राजस्व प्राप्त वो अलग होगा, मैटर है, वो अलग मैटर है। बाद में चलिए उस ये विषय को कीमत सुनिए, हो रही है। सुनिए। तो ये इनकी जो अर्थव्यवस्था है, ये पेट्रोल डीजल से अर्थव्यवस्था चलाएंगे, ये दारू बेचकर अर्थव्यवस्था चलाएंगे। इनको अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। अब बोलिए, इन्होंने आप- उदाहरण आप दिया मेरी ना, बात सुनिए, आप ये मेरी बात हमको सुनिए, समझा रहे आप हैं। मेरी बात सुनिए, हाँ, सुनाइए। आप मेरी बात सुनिए। जी आप बताइए कि जो पेट्रोल और डीजल के रेट का निर्धारण जी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करती नहीं करती जी। है? हाँ ना बोलिए, जी बोलिए हाँ ना हम्म। हाँ, करती है ना? बताइए। आपकी जो सरकार शासित कांग्रेस की है, क्यों रेट कम कर दे रही है पेट्रोल डीजल का? एक आप मिनट, बताइए। एक मिनट। आप राज्यों से अपेक्षा करते हैं कि पेट्रोल एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। आप ये बताइए, चाहे वो सुनिए, चाहे वो कांग्रेस, एक मिनट, जो आदमी केंद्र सरकार खुद अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं कर रही है, वो कह रही है कि आप हटा दीजिए। आप क्यों नहीं हटा रहे? ये मुद्दा है। आप क्यों नहीं हटा रहे? मुद्दा ये है। क्योंकि- आप बताइए, आप क्यों नहीं हटा रहे हैं? नहीं, सुनिए, हमारे आप नहीं की बातें चलेगी, एक स्पष्ट मिनट बात है, दीजिए। हमारे पास मात्र एक मिनट है। फाड़ फाड़ करके उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह कर आम गला जनता फाड़ को कर नहीं, हम नहीं सही पड़ता, बात कर आम रहे जनता का हैं। विद्रोह कहीं नहीं कर रही है। आपके आम पास जनता कोई के तर्क खुश नहीं है, आपके आम- पास कोई लॉजिक नहीं है। अब भ्रम मत फैलाइए, देश की जनता जान चुकी है। भ्रम फैला रहे हैं आप। नहीं आप आप भ्रम फैला रहे हैं। सर्वेश जी कह रहे हैं, चंद्रेश जी कह रहे हैं बताइए। कि आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। नहीं है। ऐसा है क्या? परेशानी कांग्रेस ऐसा को है आम क्या? जनता, कांग्रेस- हाँ, ये इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए जवाब देने दीजिए जी। ये क्या ऐसा है इसीलिए क्या? मैं ऐसा कह रहा है हूँ, क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप कि ये बताइए, ऐसा है क्या? दक्षिणपंथी मूल्यहीन है। इन्हें जनता की परेशानी का, जनता पूरा परेशान है, जनता हाथाहत है। इलाहाबाद से दिल्ली तक रोजगार और महंगाई के लिए लगातार आंदोलन हो रहा है, लेकिन ये अहंकारी सरकार को ये उखाड़ के फेंक देगी तब सुधरेंगे। हाँ, तब ये मानेंगे, तब मानेंगे, तब मानेंगे। मुझे नहीं, इनका आपको उखाड़ कर फेंकेगी, आपको बात करिए जा रहे। इनको जनता की परेशानी, जनता हाथाहत है, जनता परेशान है, उसकी परेशानी ये सत्ता में इतने अहंकारी हो गए हैं कि इनको जनता की परेशानी दिखी नहीं है। ये इनका आदर्श है, ये इनका मूल्य है। चंद्रेश जी अहंकार की बात की, ये बताइए, इसी पेट्रोल की कीमत पर आप बयान उठाकर देख लीजिए कि इनके सरकार के जो आज के मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी का क्या विचार था।
पेट्रोल की कीमत पर स्मृति ईरानी का क्या विचार था, अरुण जेटली का क्या विचार था। आप यूट्यूब पर डालिए, यूट्यूब पर डालकर देखिए, 2 मिनट का समय दीजिए तो मैं दिखाऊं। गैस सिलेंडर लेकर के सड़कों पे उतरे थे यही स्मृति ईरानी सड़कों पर आडवाणी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। अब क्या उस समय महंगाई नहीं, महंगाई क्या नहीं, उस समय महंगाई डायन थी। आप भी देवेंद्र जी, उस समय महंगाई डायन थी। अब डार्लिंग हो गई आपकी, आपकी प्रिय हो गई है वो महंगाई। क्यों आप नहीं बता रहा हूँ जी, बताइए जी। उस दिन आप भी देख रहे थे कि 2 बजे रात को जी गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी जी। कई लोग, कई कंज्यूमर डंडे की मार खाते थे पुलिस की जी। नियंत्रण नहीं था जी। गैस में कालाबाजारी इतनी हो चुकी थी कि आम जनमानस परेशान हो चुका था और इसीलिए इन्होंने उसके रेट, इसीलिए रेट बढ़ा दिया, इसीलिए इन्होंने रेट बढ़ा दिया किया गया जनता के द्वारा। फिर भी आप बोलते जा रहे हैं आप, और आसमान घोटाला, जल घोटाला, संचार घोटाला, मतलब आसमान से लेकर पाताल तक क्या बात कर रहे हैं। सुनिए 1 मिनट, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को सुनिए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ, तो क्या उसके सुनिए 2G घोटाला करने वाले कोर्ट के निर्णय पर आप माफी मांगेंगे? 1 नंबर। दूसरा नंबर, कोयला घोटाला में अटल सरकार का मंत्री कुछ ही दिन पहले जेल गया है। अटल, आपके कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस घोटाला करके गई है मान लेते हैं, उसी से महंगाई हो रही। कांग्रेस कहीं घोटाला नहीं की है, वो इनके द्वारा फैलाया गया षड्यंत्र कांग्रेस था। ने घोटाला किया है तो नहीं घोटाला, एक भी घोटाला नहीं किया। घोटाला में जो सत्य पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या कांग्रेस के इस घोटाले से महंगाई बढ़ रही है? बिल्कुल, मैं कहूंगा बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा अरे है। जी पागल, कांग्रेस ने कोई घोटाला नहीं किया है और कोयला घोटाला में इनके मंत्री जेल जा चुके हैं। अटल सरकार के मंत्री कोयला घोटाला में जेल जा चुके हैं और स्पेक्ट्रम को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम कोई घोटाला नहीं कहा। आज ये कोरोना कीट में घोटाला कर रहे हैं, जो भाजपा और आरएसएस के बड़े बड़े कार्यालय बन रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं? ये घोटाले के पैसे हैं। ये सरकार के अकाउंट को टैक्स से जांच नहीं करा रहे हैं, ये अकाउंट को जांच नहीं करा रहे हैं। और सबसे बड़ा घोटाला तो अडानी अंबानी घोटाला हुआ है। पूरे देश के सब संसाधन को औड़ी कौड़ी के भाव में अडानी अंबानी को इन्होंने सौंप दिया। ये क्या बात करेंगे, ये क्या बात करेंगे? क्या लेना देना है, जरा हमें समझा दीजिए। देखिए 1 मिनट, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, किसी भी देश में सुनिए, क्यों महंगा हो गया? किसी भी, मैं बता रहा हूँ, इस देश में इन्होंने देश के संसाधनों को औड़ी कौड़ी के भाव में अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बेच दिया है, जिससे देश के राजस्व में भारी गिरावट हुई है। सुनिए, भारी, देखिए देश की अर्थव्यवस्था, देखिए राजस्व में भारी गिरावट है। सुनिए पहले हमारी बात, पूरा देश जानता है, ठीक ना? सारे एक बात क्यों कर रहे हैं चंद्रेश जी? क्या तथ्य बात है? तथ्यात्मक, मैं वही बता रहा हूँ। इससे देश सरकार के राजस्व में भारी गिरावट आई है और राजस्व की, देखिए ये खाना पूर्ति पेट्रोल और डीजल की दामों को बढ़ाकर करना चाहते हैं। एक बात तो स्पष्ट जान लीजिए, पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से उत्पादन महंगा होगा। इस देश में दूसरे वस्तुओं के उत्पाद महंगे होंगे। महंगे उत्पाद होने से मांग में भारी गिरावट आएगी। मांग में गिरावट आने से उत्पादन कम होगा और उत्पादन कम होने से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और देश में आर्थिक मंदी आ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी की तरफ आगे बढ़ रही है, उसे रोकना होगा। तो आज ही इस देश में अभी सरकार को अपने टैक्सेशन में एक अलग तरह के बदलाव लाने होंगे और अप्रत्यक्ष करों में भारी गिरावट लानी होगी, जिससे मांग बढ़ सके। मेरी बात सुनिए, आप कितना भी बोलिए, लेकिन एक चीज आपके सामने तय हो रही है कि चाहे कोई भी महंगाई बढ़ रही हो, कोई चीज सरकार के खिलाफ हो रही हो, लेकिन जनता खुश है। लेकिन जनता खुश है। पश्चिम बंगाल में जनता खुश है। हम दिमाग को नहीं रोकना चाहेंगे। आप नहीं है, मैं हूँ। आप नहीं, सच सामने आ गया, सच सामने आ गया, सच सामने आ गया, सच सामने आ गया, सच सामने आ गया। देश की जनता ने सुन लिया, सच सामने आ चुका है। कोरोना किट में घोटाला आप पढ़िए, आप कोरोना किट की बात कर रहे हैं। आप भारत, आप पढ़िए, ट्विटर पढ़िए। अरे आपने ऐसे एजेंसियों को कोरोना किट का ऑर्डर दिया जिनका कोई मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं है। भैंस के पतेले को आपने कोरोना किट का ऑर्डर दे दिया। उपयोगी कोरोना
अरे हिमाचल प्रदेश में सुनिए, हिमाचल प्रदेश में कोरोना घोटाला पाया सामने आया। आप महंगाई भी है महाराज, तो महंगाई की बात होगी, महंगाई बात कर रहे हैं जी। कोरोना किट वैक्सीन 295 में आपका दे रहा है सीरम वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट का 2 डोज का 400। आपका दूसरा जो वैक्सीन है भारत में कोवैक्सीन वो है 295 का जी। 2 डोज का। सरकार ने नियत ही नहीं किया सर, हमने 600 से भी ये कम, आपको पहले ही जानकारी कैसे हो गई? 600 से भी कम नहीं अभी तो है। अभी तो रेट- आप पढ़िए रेट पढ़िए निश्चित नहीं किया। नहीं आप पढ़िए आप इसको जी। आप जाइए अमेरिका में जाइए, मैंने अमेरिका पढ़ा है, में आज का फाइजर अखबार कंपनी ने है, बनाया आज का है। अखबार है, आज का अरे- अखबार दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आज का अखबार दीजिए। मैं तब तक दिखाऊंगा आपको। जी, जी। मैं तब तक दिखाऊंगा आपको। हाँ, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आज का अखबार में दिखा रहा अमेरिका हूँ में आपको। आज के अखबार में है सर्च ये। करिए अमेरिका में। अमेरिका तो में- बेरोजगारी भत्ता दे रहा है। अमेरिका से आप क्या अभी बात कीमत करेंगे? तय नहीं हुई है, सीधा सीधा अमेरिका तो तय है, बेरोजगारी तय है। भत्ता दे रहा है। अमेरिका में $20 का है, जी। ठीक है, फाइजर कंपनी का। अमेरिका तो बेरोजगारी कीमत भत्ता दे रहा अरे है, 1400 आप क्या रुपए। कर रहे हैं? सुनिए, $20 यानी कि अपने 1400 रुपए। जी। दूसरा है मॉडर्ना का है जी। $37-40 का, यानी कि 2500 से 3000 के आप। जी। आप बताइए कि भारत महंगाई कहाँ पीएम है? केयर और फंड में फेज 1 सुनिए, फेज 1 में जो इस 20 देश करोड़ की बच्चे जनता हैं, ने भारत को पीएम केयर फंड में सुनिए, हाँ। पीएम केयर फंड में पैसे क्यों सर, दिए गए थे? मैं सांसद तो- विधायक तो- निधियां तो- पीएम तो- केयर तो- फंड में तो- क्यों तो- डाले गए सर, थे? तो तीन मैं बात- कैमरा इसीलिए मैन डाले कहूंगा, गए थे जूम ना। करिए, जूम करके दिखाइए इस पेपर को, ये हिंदुस्तान पेपर है, इसमें साफ साफ लिखा है आप गलत हैं। हाँ। आप गलत हैं, सीधे सीधे लिखा है कि अभी नियत नहीं की गई है, सरकारी केंद्रों पर मुफ्त टीका लगेगा, पर निजी अस्पतालों में पैसे देने पड़ेंगे। कितने होंगे सरकार बाद में बताएगी। नहीं ये 295 तय हो गया, क्लियर 295 तय हो गया। इस पर आप नेट पर सर्च करिए इसको। आप- नहीं इस चीज में नहीं, 295। ये आज का पेपर है, ये आज का पेपर है सर, और कल वो रात में साहब छपा है, छपा कल रात में छपा है, ये कल रात में सीरम छपा है। इंस्टीट्यूट पूना में हमें अरे, कितने में इनके मिलेगा, पास कुछ आम नहीं है। जनता को कितने में इनको मिलेगा, कुछ हमसे नहीं मालूम मतलब है। हाँ, अरे, आप इनको उतना कुछ में नहीं खरीदते हैं, इसका मतलब नहीं जी, है। नहीं। 295। ये ना ऐसा ऐसा चलिए, ये हम लोग इसे breaking news की तरह व्हाट्सएप दिखाते हैं। हाँ, आपने कहा है इसे सुनिए, आप BJP ये लोग से हैं, फेसबुक हाँ, और आपने कहा व्हाट्सएप है, यूनिवर्सिटी इसे के breaking स्टूडेंट news हैं। देते हम। बिल्कुल भाजपा भाजपा ये जो हाँ, कोरोना का टीका है, बिल्कुल। इसके दाम भाजपा- तय हो गए हैं, और ये पेपर भाजपा- गलत। नहीं ठीक है। भाजपा नहीं, भाजपा के ये लोग गलत। फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम के इसे छात्र breaking हैं, news इनको दे रहे कुछ हैं, नहीं मालूम आपके है। हवाले से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि तय हो चुका है। ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट पूना, लेकिन जिसके आधार पर हमारा लेकिन CEO हमें है, कितने वो में तय मिलेगा, एक आम आदमी को कितने में मिलेगा, प्राइवेट अस्पतालों में? 295। मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, 295। ओके, आपको एक चीज गुरुजी, एक मिनट, मान लेते हैं। मैं एक लेकिन मुद्दा मैं- एक जब मुद्दा तक एक घोषित नहीं सरकार करेगी, हम नहीं मानेंगे। जब तक घोषित एक मिनट, सरकार नहीं करेगी, हम नहीं आपको- मानेंगे। चलिए ठीक है, राजनीतिक चलिए ठीक है। मूल्यों के आप बाद- ये- एक ये मिनट, मुद्दा एक नहीं। मिनट, चलिए एक ठीक है, मिनट, ये एक मुद्दा मिनट नहीं। सर, ये सर, मुद्दा नहीं है। एक महंगाई मिनट मेरी- सर, नहीं, महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, महंगाई पे बात। एक हाँ, चलिए, महंगाई आप पर मान आते लेते हैं, मैं मैं- ब्रेकिंग दे देता हूँ, मैं ब्रेकिंग दे देता हूँ आपके हवाले से, बीजेपी मिनट। के हवाले से। क्या- कि हाँ, क्या एक इसकी बात- दाम तय हो एक गए हैं, मिनट। नियत हो गए हैं। हाँ, एक प्राइवेट मिनट, एक मिनट। अस्पतालों में जो वैक्सीन क्या- लगेगी उसके दाम 290 रुपए हैं। 295, 295। आप चलिए, एक मानते मिनट, हैं। एक मिनट, हम एक मानते मिनट, हैं। हाँ। सर, 200 सर, एक मिनट, लेकिन महंगाई का मुद्दा है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। हाँ। ये महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। महंगाई- महंगाई कैसे कम? महंगाई कहीं नहीं है। महंगाई आपके कांग्रेस महंगाई कहीं नहीं है। आप महंगाई कहीं बताइए, नहीं है। महंगाई आपको कहाँ दिखती है? कहाँ जी, दिखती है? चंद्रेश जी, कहाँ से- चंद्रेश जी बताएं, बताइए। महंगाई कहाँ दिखती है? सबसे कहाँ पहली दिख कहाँ बात, दिख रही है? जी, जैसे ही आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे, आपको वहाँ जी। महंगाई दिखेगी। वहाँ सब्जी दिखेगी। खरीदने जाएंगे, सब्जी जी। खरीदने आप मंडियों में जाएंगे, आलू, जी। प्याज, टमाटर की कीमतें क्या हैं, महंगाई वहाँ आपको दिखेगी। महंगाई आपको दिख क्यों नहीं रही है? महंगाई डायन खाए जाता है। महंगाई इसलिए आपको नहीं दिख रही है क्योंकि आप सत्ता के मद में इतने मदहोश हो गए हैं कि आपको अहंकार, आपको महंगाई देखने नहीं दे रही है। आप रावण की तरह अहंकारी हो गए हैं। आप रावण की तरह। है सब्जी में या जो भी खाद्य पदार्थ है, ऐसी कुछ दिख रही क्या है? हाँ, बताइए। और पूरे कोरोना काल में मैं बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, पूरे कोरोना काल बताइए। में जब लॉकडाउन लगा था, जब लोग घर से बाहर निकल पा रहे थे, जब हम वो गाड़ी जो- में पेट्रोल, वास्तव में हमें महंगाई दिखती है। जब अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवाने जाते हैं ना, तो महंगाई दिखती है। और जब उसी ट्रैक्टर से हमारा ड्राइवर किसी का खेत जोत के आता है ना, तो जब हम उनसे पैसे लेते हैं, तो वहां महंगाई दिखती है सर।
इसलिए जो किसान अगर आप सब्जी एक पैदा करता छोटा है, सा इसलिए जब किसान सब्जी पैदा करता है ना सर, तो जब बाजार में लेके जाता है और लागत जोड़ता है ना, तो वहां जब हम खरीदने सब्जी जाते हैं तो वहां महंगाई दिखती है सर, महंगाई दिखती है। अगर आपने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, आपने डीजल का दाम बढ़ा दिया, आपने रसोई गैस का दाम बढ़ा दिया, तो सर महंगाई दिखती है, महंगाई कंट्रोल पर महंगाई है, दिखती है। महंगाई कंट्रोल पर है, महंगाई नियंत्रित है, नहीं। महंगाई कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल बनने जा रही है। महंगाई और जनता से तो जवाब दिखती है सर, आप क्या है और मैं क्या हूँ, इसकी जवाब भी पश्चिम जनता बंगाल देगी, जा रही है। जनता अब देगी। आप महंगा क्या चीज है, आप महंगे जनता हैं जवाब। कि हम 6 महंगे साल हैं, में इसका जवाब देने जा रही है कांग्रेस 6 साल का जो ये हम- आपका अहंकार है ना, चंद्र ये जी, आपको बहुत चंद्र दिन जी, तक आपको सत्ता कुछ से कहना दूर है? रखेगा। चंद्रेश जी, आपको कुछ कहना है? राहुल चंद्रेश जी, फाड़ दिया चंद्रेश जी, आपको कुछ कहना है? कहां से महंगाई सुनिए, चंद्रेश जी, इस देश में यह सरकार महंगाई को रोकने में, यह सरकार सुनिए, यह सरकार पेट्रोल डीजल और गैस की, मैं सुन रहा हूँ, पेट्रोल डीजल की कीमतों को ये गुजारिश करते हैं, यह सरकार सुनिए 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 यह सरकार मैं दोनों मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि वो लोग यह सरकार समय साहब एक मिनट, ये सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ये आए थे, ये सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को रोकने में असमर्थ रहे हैं। ये 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे, ये रोजगार देने में असफल हो गए हैं और ये लगातार इनके विरुद्ध उठने वाले आवाज को कुचलने का काम कर रही है। ये दमनकारी और अहंकारी सरकार को देश की जनता बहुत जल्द उखाड़ कर फेंक दे। चंद्रेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, करेंगे क्या आप? सर्वेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, चंद्रेश कुमार सिंह जी लाइव जुड़े हुए थे, लाइव हमसे डिबेट में हिस्सा लिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुद्दा वही का वही है, तमाम बातें हुई, हर एंगल पर, हर मुद्दे पर बात हुई, लेकिन महंगाई वही है और उस पे सार्थक बातचीत नहीं हो पाई। इसके लिए हमें दर्शकों से खेद रहेगा। फिलहाल इस पे और हम चर्चा करेंगे किसी और कार्यक्रम में। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।